Okay, now we will start lymphoid system. So lymphoid system is composed of primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. जो प्राइमरी lymphoid organ होता है, it consists of bone marrow and thymus. Okay, तो जो बोन मैरो है, जो जितनी भी सेल्स हैं, जो भी इम्यूनिटी की सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेनुलोसाइट्स हैं या फिर lymphocytes हैं, they all are synthesized first in bone marrow. Okay, then they will mature in secondary lymphoid organ. Even most of the cells are mature in bone marrow. For example, B lymphocytes are mature in bone marrow, while T lymphocyte mature in thymus. ठीक है. Other cells are mature in secondary lymphoid organ after exposure of some of the antigens. Okay, so system according to their origin and their maturation. दो टाइप का lymphoid system है, primary lymphoid system and secondary lymphoid system. Okay, so this is the location of the primary and secondary lymphoid system. For example, this is the thymus and bone marrow. They both are in sound slow. part of primary lymphoid system, while others like BALT, यानी bronchus associated lymphoid tissue. प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को. ओके, चलो मैं ही कर देता हूँ. ओके, तो ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, उसी तरीके से लिम्फ नोड्स, मीजेंट्रिक लिम्फ नोड्स, गॉल्ट और यूरिनोजेनाइटल लिम्फ नोड्स, लेमाइना प्रोपोरिया, spleen, even liver, they all are associated with secondary lymphoid organ. So primary is thymus and bone marrow, and others are secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ. So primary lymphoid organ है, जैसे मैंने बताया कि बेसिकली ये बोन मैरो एंड थाइमस इसमें इंक्लूड होते हैं. और व्हाट इज हैपन इन दिस पर्टिकुलर lymphoid organs is हेमेटोपोएसिस, यानी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन. तो ब्लड सेल्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि जो ब्लड सेल्स हैं वो जनरली आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होती हैं. तो आरबीसीज आपकी यानी एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज यानी कि दो टाइप की होती है डब्ल्यूबीसीज, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स. और ग्रेनुलोसाइट्स हमने बताया था कि आपको न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स यानी एसिनोफिल्स, ये तीन टाइप की होती हैं. और ए ग्रेनुलोसाइट्स ये दो टाइप की होती है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. तो ऑल आर सिंथेसाइज्ड इन दिस bone marrow. Okay, other cells like natural killer cells, this is also a large granular lymphocytes, dendritic cells, mast cells यानी कि जो B cells, basophils होती है, they all are synthesized in bone marrow by the process of hematopoiesis. तो primary lymphoid organ generally जो cells जहाँ पे origin होती है जिनकी, उन cells को कहते हैं, या ऐसे ऑर्गन जहां पे उनकी ऑरिजिन हो रही है उनको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं. ठीक है. नाउ द और व्हाट इज हैपन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्या होता है इसमें. तो फर्स्टली जो टी सेल मैच्योरेशन होता है, इट इज अकर इन थाइमस. ओके, वाइल जो साइटोकाइंस है, they play a critical role in the development of these cells like IL-7 or IL-3. So IL-7 is produced by stromal cells
in the bone marrow, it is important in lymphoid cell development, while IL-3 is a colony stimulating factor and essential for the myeloid cell development यानी granulocytes and monocytes. तो जो development, origin and some of the cells maturation are occur in primary lymphoid organ. Okay, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर कुछ साइटोकाइंस होते हैं जिनका क्रिटिकल रोल भी है, ठीक है। तो वो साइटोकाइंस अलग अलग साइटोकाइंस है, जनरली 2 साइटोकाइंस है, तो अभी हमने बताया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन मैरो एंड थाइमस सेल्स। व्हाट इज हैपन इन थाइमस? इट इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड बी सेल्स इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, खैर हमने इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको टर्मिनोलॉजी से अगर समझे तो ह्यूमोरल का मतलब होता है ब्लड, जो बॉडी फ्लूइड है। तो फ्लूइड में यानी कि जो अनप्रोसेस्ड एंटीजन है उसके खिलाफ जो भी इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, यानी कि बॉडी फ्लूइड में जो भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है या जो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से इंटरैक्ट हो रही है, उसके द्वारा एलिमिनेशन हो रहा है, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है। तो बी सेल्स का काम है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना, और एंटीबॉडी क्या करती है, जो बॉडी फ्लूइड में या प्लाज्मा में या म्यूकस में जो भी एंटीजन्स आते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। तो दिस सिस्टम इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है कि जो एंटीजन है वो सबसे पहले प्रोसेस होगा, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको इनगल्फ करेंगी, उसको प्रोसेस करेंगी, और प्रोसेस करने के बाद उसको जो है एमएससी के थ्रू शो करेंगी, फिर उसको टी सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल हेल्पर टी सेल्स वो CD4 रखते हैं, वो MHC2 के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर साइटोकाइन प्रोडक्शन करेंगे, और बी सेल्स मैच्योरेशन यानी कि क्लास स्विचिंग करेंगे। या फिर हो सकता है कि वो इंटरनलाइज होने के बाद MHC1 के थ्रू शो हो, और MHC1 को रिकॉग्नाइज करे CD8 यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, और उसके बाद उनकी परफोरिन और ग्रैंजाइम के थ्रू अपोप्टोसिस हो जाए या फिर फास्ट मीडिएटेड अपोप्टोसिस हो जाए। तो ये सारी इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि विद इन सेल जो एंटीजन प्रोसेसिंग के पार्ट से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जनरली इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होती है, यानी टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। और टी सेल्स सबको पता है कि सिंथेसाइज तो होती हैं बोन मैरो में, बट जो मैच्योर होती हैं वो थाइमस में होती है। नाउ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन यानी कि जहां पर एंटीजन की फर्दर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। जैसे प्राइमरी लिम्फॉइड, प्राइमरी इम्यूनिटी या प्राइमरी इम्यून सिस्टम और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम किस बेसिस पे? प्राइमरी का मतलब है कि एंटीजन सबसे पहले रिकॉग्नाइज होगा, और रिकॉग्नाइज होने के बाद फिर उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको कहेंगे सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, ठीक है। यानी कि मेमोरी सेल डेवलपमेंट और आइसोटाइप स्विचिंग। उसी तरीके से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है कि सबसे पहले सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ? जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो भी सेल्स, फॉर एग्जांपल ग्रेनुलोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, इनकी सिंथेसिस हुई बोन मैरो में, डेवलपमेंट हुआ थाइमस में। लेकिन जब फर्दर डेवलपमेंट यानी कि एंटीजन से इंटरेक्शन उनका कहाँ पर होगा? उनका इंटरेक्शन होगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, टॉन्सिल्स में। तो दे are associated with secondary lymphoid organ. मार्ट यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसके अलावा गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी गाल्ट, उसके अलावा ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी बाल्ट, एज वेल एज सब म्यूकोसल लिम्फोइड टिश्यू। तो इसके अलावा द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आर द साइट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन एंटीजन, जो अभी हम बता चुके कि
एंटीजन का रिकॉग्निशन जो होता है, मैच्योरेशन ओरिजिन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हो रहा है, लेकिन जो एंटीजन के बाद जो फर्दर मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन होता है वो कहाँ होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, क्योंकि फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। अब बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन की जो लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, तो सबको पता है कि बी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होता है बी सेल्स बोन मैरो में, इसीलिए उसका नाम पड़ा हुआ है बी लिम्फोसाइट। उसी तरीके से टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन तो होता है बी सेल्स में, बट मैच्योरेशन आइमस में होता है, तो इसलिए उसका नाम टी लिम्फोसाइट पड़ा हुआ है। अब मैच्योरेशन होता कैसे है? देखिए, बोन मैरो में क्या क्या होता है। बोन मैरो में सबसे पहले स्टेम सेल है, उसमें कुछ प्रोजेनाइटर बी सेल्स होंगी। अब ये प्रोजेनाइटर बी सेल्स में सबसे पहले आईजी हैवी चेन रीअरेंजमेंट होगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है हैवी चेन का, यानी कि वीडीजे जीन रीअरेंजमेंट होगा। ओके, उसके तो वेरिएबल चेन जुड़ेगी, उसके अलावा फिर कांस्टेंट चेन जुड़ेगी। तो कांस्टेंट चेन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट होगा, इसमें भी वीजे जीन रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ वीडीजे जीन रीअरेंजमेंट, दिस इज द वीजे जीन रीअरेंजमेंट, एंड देन मैच्योर बी सेल्स, यानी कि मैच्योर बी सेल्स का मतलब कि अब सरफेस आईजीएम यहाँ से बाउंड हो गया। इसको ऐसे बना भी सकते हैं। तो जीन रीअरेंजमेंट यानी कि प्रोजेनाइटर बी सेल्स में हैवी चेन जीन अरेंजमेंट हुआ, यानी कि हैवी चेन के पास कांस्टेंट डोमेन था। कांस्टेंट डोमेन सबसे पहला जो कांस्टेंट डोमेन आता है वो म्यू आता है। इसके अलावा जो वेरिएबल चेन है यानी कि वीडीजे रीअरेंजमेंट हुआ। इसके अलावा लाइट चेन के पास वीजे जीन अरेंजमेंट हुआ। इसके अलावा इसके पास कांस्टेंट रीजन चाहे वो कप्पा आ सकता है या फिर लैम्डा आ सकता है, इनमें कोई एक ही आता है एक टाइम में। तो ये दोनों जब चेन बन गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब ये फॉर्मेशन हुआ तो ये एक हैवी चेन बनी, ठीक है, सिंगल। फिर यहाँ पर जीन अरेंजमेंट हुआ तो ये लाइट चेन इससे जुड़ गई। नाउ द अब बी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन हो गया। तो बी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन का फर्दर या बी सेल्स का फर्दर जो मैच्योरेशन होगा वो कहाँ पर होगा? पेरीफेरी में, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में उसकी सिंथेसिस क्या हुई? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सिंथेसिस हुई सिर्फ बी सेल रिसेप्टर की, यानी कि अब वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता रखता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में अब आईजीडी फॉर्मेशन भी हो गया। देन आफ्टर बाइंडिंग विद एंटीजन दिस बी सेल एक्टिवेटेड का मतलब ये कि अब सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन से ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। दो पार्ट का मतलब एक मेमोरी सेल में डिवाइड होगी और दूसरा प्लाज्मा सेल में। तो प्लाज्मा सेल फर्दर आइसोटाइप स्विचिंग करेगी, यानी कि जो भी एंटीजन रिकॉग्नाइज किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें अगर वो एंटीजन की एंट्री पेरिटोनियल के थ्रू हुई होगी, यानी कि प्लाज्मा में ज्यादा होगा तो आईजीजी फॉर्मेशन होगा। अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एंट्री हुई होगी तो आईजीए फॉर्मेशन होगा, या फिर जो टी हेल्पर सेल्स ने जो भी सिग्नल दिया होगा, फॉर एग्जांपल अगर IL4 आया होगा तो IgE होगा, IL5 आया होगा तो IgA होगा, तो इस तरीके, सॉरी IgG होगा। तो इस तरीके से सिग्नल्स या एंटीजन जो बाउंड होगा उसके कारण फर्दर मैच्योरेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, बस हम इसकी लोकेशन आपको बता रहे हैं कि ये लोकेशन कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है। बोन मैरो में बी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन होगा। बी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन के बाद पेरीफेरी में इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि एंटीजन रिकॉग्निशन एंड देन डिफरेंशिएशन। अच्छा, टीडीटी क्या है ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब जीन रीअरेंजमेंट हो रहा होता है तो टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडेड ट्रांसफरेज होता है। वो क्या करता है कि जो वीडीजे रीजन है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है
उसका एडिशन या रिमूवल करता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं, या आप कह सकते हो कि बी सेल रिसेप्टर डाइवर्सिटी बढ़ती है। ओके, MHC टू फॉर्मेशन आपका पेरीफेरी में जब एंटीजन रिकॉग्निशन हो जाता है तो फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। CD19 ये मार्कर है, यानी कि बी सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बी सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं CD19 से, तो ये मार्कर है, ये भी बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वही सेम चीजें हैं, बस उसका टेबल वाइज दे दिया गया है कि प्रोजेनेटर बी सेल्स, इस ये जर्म लाइन में आईजी सिंथेसिस स्टार्टिंग में नहीं होती है, ये बोन मैरो में पाया जाता है। फिर प्री बी सेल में हैवी चेन जीन अरेंजमेंट शुरू हो जाता है, IgM हैवी चेन फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इमेच्योर बी सेल में हैवी चेन और लाइट चेन दोनों फॉर्मेशन हो जाता है और IgM एक्सप्रेस हो जाता है, यानी कि अब एंटीजन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा वो। मैच्योर बी सेल्स में अब हैवी चेन, लाइट चेन और IgM और IgD दोनों एक्सप्रेस करेंगे। फिर मेमोरी बी सेल्स में कांस्टेंट हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट होगा, क्लास स्विचिंग होगी, IgA, IgG, IgE फॉर्मेशन होगा। प्लाज्मा सेल्स रैपिड सिंथेसिस करेगा और डिफरेंट टाइप की IgG फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग वही टेबल वाइज पढ़ ले रहे हैं इसको, कि कैसे किस जगह पे क्या क्या चीजें हो रही है। अब कौन कौन से मार्कर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि जैसे टी सेल्स के पास CD2, CD3, CD4 इस तरीके के मार्कर होते हैं, उसी तरीके से बी सेल के पास भी CD मार्कर होते हैं, यानी सेलुलर डिफरेंशिएशन मार्कर होते हैं। और वो मार्कर कौन से हैं? CD19, CD21, CD40। तो CD19 जनरली वो रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है बी सेल्स को। CD21 का काम है कि ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर रखता है CR2 दैट बाइंड क्लीव्ड C3, यानी कि C3b से बाइंड करता है। इसके अलावा CD40 है जो कि क्लास स्विच में इन्वॉल्व होता है, टी हेल्पर सेल से को रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स के पास उसका लिगेंड होता है। इसके अलावा जितने भी बी सेल्स हैं वो MHC क्लास 2 वो एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करते हैं, तो ये एंटीजन की प्रोसेसिंग कराएंगे और मैच्योर MHC क्लास 2 पेप्टाइड को शो करेगा, जिसको रिकॉग्नाइज करेंगे टी हेल्पर सेल्स। तो ये CD मार्कर्स और MHC2 होता है जितने भी बी सेल्स हैं उनके पास। नाउ टी सेल्स डिफरेंशिएशन या टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन। तो टी लिम्फोसाइट्स का भी सेम कंडीशन है कि जो थाइमस एरिया होता है, सबसे पहले जो टी सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है, फिर बोन मैरो से वो थाइमस में आ जाते हैं। ठीक है, थाइमस में दो रीजन है, थाइमिक कॉर्टेक्स एंड थाइमिक मेडुला। तो थाइमिक कॉर्टेक्स में CD मार्कर्स उसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि CD2, CD3। उसके बाद टी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन हो जाता है। टी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन कंप्लीटली थाइमस मेडुला में होता है, और उसी तरीके से CD3 भी कंप्लीट थाइमस मेडुला में होते हैं। इसके अलावा CD4 और CD8 ये को एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि दोनों एक्सप्रेस होंगे, ये डिसाइड करेगा कि ये रिकॉग्नाइज किसको कर रहे हैं। मतलब अगर ये सेल्फ MHC को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टी सेल डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि MHC रिकॉग्निशन से। ठीक है, कि ये MHC को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर MHC2 को ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो टी सेल्स है अगर MHC2 को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो CD4 का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब कि CD4 वो रहेगा और CD8 क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा।
और अगर ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं MHC1 को, तो CD8 रिमेनिंग रहेगा, मतलब रहेगा, और CD4 क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा। तो डिपेंड ऑन द MHC कि किसको ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वही CD इन पर रहेगा, और जो दूसरा जिसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं वो नहीं रहेगा। अब रिकॉग्नाइज करने का भी तरीका अलग है कि ये अगर नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे, किसी को भी नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे, फॉर एग्जांपल MHC1 को भी नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और MHC2 को भी नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, निगेटिव सिलेक्शन होता है। निगेटिव सिलेक्शन का मतलब कि इनकी डेथ हो जाती है, एपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जाता है इनको। और अगर ये रिकॉग्नाइज करते हैं और इससे लूजली बाउंड करते हैं तो इनका पॉजिटिव सिलेक्शन होता है। अगर नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो निगेटिव सिलेक्शन, और रिकॉग्नाइज करके इनसे लूजली बाउंड कर रहे हैं तो इनका पॉजिटिव सिलेक्शन होता है। और अगर ये टाइटली बाउंड कर रहे हैं, ठीक है, तब ये ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इनका भी निगेटिव सिलेक्शन कर दिया जाता है। तो डिपेंड ऑन की रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग, कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या बाइंड कर रहे हैं टाइटली कि लूजली, उस पे डिपेंड करता है इनका फर्दर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये फर्दर डिफरेंशिएशन की CD4 और CD8 रहे, ये डिपेंड करेगा कि ये किस MHC से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या बाइंड कर रहे हैं। ओके, बाकी ये TDT वही है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, यानी कि जीन रीअरेंजमेंट में न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, यानी कि टी सेल रिसेप्टर डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। अब मार्कर्स कौन कौन से हैं, तो जो टी सेल है इसके पास CD3 मार्कर होता है, CD4 होता है, CD8 होता है, CD2 होता है, CD40 लिगेंड होता है, क्योंकि CD40 मार्कर तो उसके पास है, बी सेल के पास, तो इनके पास क्या होता है, उसका लिगेंड होता है, CD28 होता है। ओके, तो दीज आर मार्कर्स ऑफ टी सेल्स इन विच CD3, तो CD3 हमने बताया था कि ये सिग्नलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, सेल सिग्नलिंग में, यानी कि टी सेल रिसेप्टर जब एंटीजन से एसोसिएट होंगे तो CD3 क्या होता है, इनमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है। और कन्फर्मेशनल चेंज से, जैसे सिग्नलिंग का जो प्रोसेस है वो यही है कि या तो वो मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग होगी, ठीक है, या फिर वो जो है वो साइटोप्लाज्म में बाउंड करेगा किसी से, यानी कि डायरेक्टली वो परमिएट हो जाएगा और सीधे एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, और न्यूक्लियस से बाइंड करके, सॉरी न्यूक्लियस से कह रहे हैं, DNA से बाइंड करके वो प्रमोट करेगा किसी भी प्रोटीन के एक्सप्रेशन को। तो सिग्नल आया, सिग्नल का मतलब ये है कि वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया होगा, यानी कि लिगेंड कोई बाउंड किया, तो लिगेंड जब भी कभी रिसेप्टर से बाउंड करता है तो क्या होता है, रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज होते हैं। तो कंफर्मेशनल चेंज के कारण हो सकता है कि कोई गेट हो जो कि ओपन हो जाए, या हो सकता है कि बगल में जो कोई मॉलिक्यूल हो या प्रोटीन हो वो क्या हो, एक्टिवेट हो जाए। तो उसी तरीके से क्या होता है टी सेल रिसेप्टर में भी, जब टी सेल रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है MHC को, ठीक है, तो इनमें कंफर्मेशनल चेंज होता है। तो कंफर्मेशनल चेंज से क्या होता है, CD3 एक्टिवेट होता है, और CD3 फिर फर्दर क्या करता है, सिग्नल भेजता है सेलुलर डिफरेंशिएशन के लिए, यानी सेल डिवीजन के लिए। तो CD3 का काम क्या है, इट इज अ सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल। इसके अलावा CD4, तो CD4 सबको पता है कि CD4 जब होगा तो उस सेल को कहेंगे T हेल्पर सेल्स, और वो रिकॉग्नाइज करेंगी MHC2 को। और CD8 अगर होगा तो वो कहेगा, उसको कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और वो रिकॉग्नाइज करेंगी MHC क्लास 1 को। इसको कहते हैं MHC रेस्ट्रिक्शन। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज MHC रेस्ट्रिक्शन। तो MHC रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि पर्टिकुलर CD जो है पर्टिकुलर क्लास ऑफ MHC को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि हेल्पर टी सेल्स सिर्फ क्लास 2 को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी तरीके से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स सिर्फ क्लास 1 को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो दिस इज नोन एज MHC रेस्ट्रिक्शन। ओके, नाउ द CD2। तो
CD2 जो है वो एडहेरेंस मॉलिक्यूल है, यानी एडहेशन मॉलिक्यूल है। इट बाइंड टू LFA3, ठीक है, यानी लिम्फोसाइट फंक्शनल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। उसी तरीके से CD40 है। CD40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी सेल्स को बाइंड करने के लिए और क्लास स्विचिंग करने के लिए CD40 एसेंशियल होता है। तो इट विल बाइंड टू CD40 ऑन बी सेल्स एंड एसेंशियल फॉर आइसोटाइप स्विचिंग। इसके अलावा CD28, ये मोस्ट ऑफ द CD8 और T हेल्पर सेल्स के पास होता है, और ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है, और ये B7 के साथ बाइंड करता है। ओके, और ये जो B7 है ये होती है किसके पास? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास। तो ये भी जनरली सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनके लिए। ओके, तो ये सारे मार्कर है, ये आपको पता होने चाहिए कि ये मार्कर टी सेल्स के पे पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ओके, नाउ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो हमने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ा, एडॉप्टिव इम्यूनिटी पढ़ा, और कैसे एंटीजन प्रोसेसिंग होती है, कैसे एंटीजन आता है, फिर कैसे सिस्टम एक्टिवेट होता है। जैसे इन्नेट इम्यूनिटी में हमने बताया था कि जब कोई भी एंटीजन आता है तो सबसे पहले फैगोसाइटिक सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होती है उसको ये रिमूवल के लिए, यानी फैगोसाइटिक सेल्स वो उस एंटीजन के पास पहुंचेंगी, उसको रिकॉग्नाइज करेंगी, और रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, ठीक है, जो कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि पैथोजन के पास होता है। ओके, तो उसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज करते हैं, या फिर हो सकता है कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू रिकॉग्नाइज करें, यानी कि सर आपका साउंड स्लो है। सबको प्रॉब्लम है कि अभी पर्टिकुलर है ये प्रॉब्लम? आवाज आ रही है कि अभी स्लो है? ठीक है। ठीक है, आ रही है बात, पर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो वो बढ़ा लो ना, उसका साउंड बढ़ा लो, हो सकता है उसमें दिक्कत हो, ठीक है, या नहीं बढ़ाया हो। तो हम ये बात कर रहे थे कि कैसे ये काम करता है। तो कोई भी एंटीजन आया तो फैगोसाइटिक सेल्स पहुंची। फैगोसाइटिक सेल्स पहुंचने का भी एक सिस्टम है। पहुंचने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या जो एक्टिवेट हुआ? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए यूनिट ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम, ठीक है। ये बहुत सारी सीरम प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनएक्टिव स्टेज में होती है, एंड आफ्टर एंटीजन इंटरिंग, या जब भी एंटीजन इंटर करता है तो वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट कैसे होता है? बाय द रिकॉग्निशन ऑफ द पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, कि पैथोजन के पास कुछ सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल है जिसको रिकॉग्नाइज करके वो एक्टिवेट हो जाता है, या फिर हो सकता है कि वो एक्टिवेट हो जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से। तो दो अलग अलग सिस्टम है, एक सिस्टम है जो कि इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और एक सिस्टम है जो कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। ओके, ये भी हम बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे एंटीजन का रिकॉग्निशन होता है, या कैसे एंटीजन को हम रिमूव करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी से। तो जनरली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी कि वो रिकॉग्नाइज करेगा मेम्ब्रेन रिसेप्टर को या मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल को जो भी पैथोजन के पास होगा, और वो क्या करता है? एज ए कीमो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, जिसके कारण वॉसोडाइलेशन होता है, और जो न्यूट्रोफिल्स है या फैगोसाइटिक सेल्स है वो ज्यादा से ज्यादा उस एरिया में जहां पर एंटीजन है वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो पहुंचने का काम, उसके बाद कई सारा डीग्रेनुलेशन होता है, यानी कि जो मास सेल्स है या अदर सेल्स है जैसे न्यूट्रोफिल्स है, वो क्या करते हैं? अपने अपने सब्सटेंस रिलीज करते हैं, यानी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे कि वो एंटीजन ब्रेकडाउन हो। तो एक सिस्टम जनरेट होता है जिसको इन्फ्लेमेटरी सिस्टम कहते हैं। दूसरा फैगोसाइटोसिस होती है, यानी कि उस एंटीजन को डायरेक्टली जो है इनकल्प किया जाता है, या फिर
एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कई सारी होती है, उसको प्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से इन्नेट इम्यूनिटी काम करती है। फिर जब अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उसने उसको प्रोसेसिंग की, तो फिर क्या होता है, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स आके एमएचसी से बाउंड करेंगी, फिर वो क्लास स्विचिंग कराएंगी, क्लास स्विचिंग से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, और एंटीबॉडी से फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या? तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर ए सिस्टम ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन that function in both the innate and adaptive branches of the immune system as soluble means of protection against pathogens that evade cellular contact. The function of complement include, तो जो बेसिकली 4 फंक्शन है, सिर्फ आपको 4 फंक्शन याद करने, यही 4 फंक्शन है जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसके थ्रू काम करते हैं। तो वो फर्स्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम है कि ये क्या करता है, ये रिक्रूटमेंट कराता है इन्फ्लामेटरी सेल्स को, यानी कि ये कीमो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है या प्रो इन्फ्लामेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है।